Hello students, myself engineer हरमन सिक्खों and this is your second lecture of BOM। जैसे लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था मैनेजमेंट के बारे में और इस लेक्चर में हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, हु इज़ मैनेजर एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। और इसमें हमारे पास आज दो टॉपिक है, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स स्ट्रक्चर और सेकंड है टाइप्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। तो हम आगे चलते हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स स्ट्रक्चर। हम सिंपल से बोलें भी ऑर्गेनाइजेशन किसे बोलते हैं, जैसे आजकल हमारे पास नंबर ऑफ़ एग्जांपल्स है, मारुति है, टाटा है, अशोक लेलैंड है, ठीक है, सैमसंग है। नंबर ऑफ़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज हमारे सामने है और उसे हम ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। उसे ऑर्गेनाइजेशन हम तभी बोल सकते हैं अगर हर एक डिपार्टमेंट में प्रॉपर कम्युनिकेशन है, प्रॉपर काम हो रहा है। जैसे हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर होता है, हमने लास्ट में बात की थी, उसे बोलते हैं जर्नल मैनेजर। जर्नल मैनेजर हर एक लेवल पे काम नहीं कर सकता, तो उसने क्या किया फिर नंबर ऑफ़ डिपार्टमेंट्स बना दिए। जैसे हमारे पास है डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट है, परचेजिंग है, टेस्टिंग है, प्रोडक्शन है, स्टोरेज है, सेल्स है एंड एम्प्लॉयज़ है, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ डिपार्टमेंट को हैंडल करने के लिए नंबर ऑफ़ मैनेजर्स है। तो अगर उन मैनेजर्स में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है, प्रॉपर कोऑपरेशन है, प्रॉपर कम्युनिकेशन है, तो कोई भी काम है स्मूथली हो सकता है। ये नंबर ऑफ़ डिपार्टमेंट आपस में इंटरलिंक्ड है, ऐसा नहीं भी कोई डिपार्टमेंट अलग है। अगर कोई डिपार्टमेंट अलग है तो प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी। अगर हर एक डिपार्टमेंट आपस में इंटरलिंक्ड है, डिज़ाइनिंग वाला प्रॉपर डिज़ाइन दे रहा है प्रोडक्शन को, तो प्रॉपर प्रोडक्शन होगी। प्रोडक्शन वाला टाइम पे सेल्स डिपार्टमेंट को प्रॉपर प्रोडक्ट दे रहा है ऑन द टाइम, तो वो सेल्स वाला ऑन द टाइम मार्केट में प्रोडक्ट उतार देगा और फिर ही वो प्रोडक्ट बिकेगा मार्केट में। तो हम बोल सकते हैं भी प्रॉपर सभी डिपार्टमेंट आपस में इंटरलिंक्ड है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशन की। अगर 2 डिपार्टमेंट, 3 डिपार्टमेंट्स और 4 डिपार्टमेंट्स आपस में इंटरलिंक्ड है, उसमें नंबर ऑफ़ पीपल्स में आपस में लिंक है, तो उसे हम ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। तो ये बात होगी ऑर्गेनाइजेशन की। तो हम आगे चलते हैं। हमारे पास है नेक्स्ट आर्टिकल हमारा टाइप्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर आप देख रहे हो हमारे पास 4 टाइप्स है ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर की। फर्स्ट है लाइन ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, फोर्थ है मॉडर्न इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। तो हम इनको एक्सप्लेन करेंगे आगे। फर्स्ट है लाइन ऑर्गेनाइजेशन। तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन एक सिंपल टाइप है ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर की। इसमें क्या होता है, जो मैसेज है टॉप से बॉटम को जाता है और बॉटम से टॉप को जाता है। जैसे टॉप लेवल पे जर्नल मैनेजर है, जर्नल मैनेजर को कोई भी काम है प्रोडक्शन के रिलेटेड, तो वो प्रोडक्शन के मैनेजर को मैसेज देगा और प्रोडक्शन का मैनेजर सुपरवाइज़र को मैसेज करेगा और सुपरवाइज़र मैनेजर जो वर्कर्स है, इंजीनियर है, उनको मैसेज करेगा। जो भी प्रोडक्शन में चेंज लानी है, नया डिज़ाइन बनाना है, तो ऐसे ही मैसेज एक लाइन में फ़्लो करेगा। अगर वर्कर को या इंजीनियर को कोई दिक्कत है तो वो अपना मैसेज सुपरवाइज़र को ऊपर लेकर जाएगा, तो सुपरवाइज़र उसको आगे फ़्लो करेगा। तो ऐसे एक लाइन में तो हम बोल सकते हैं ऐसे एक चेन में काम होता है। और सुपरवाइज़र के पास पूरी अथॉरिटी होती है ऑर्डर देने की और अपने एम्प्लॉइज़ से काम लेने की उसके पास एक अथॉरिटी होती है। और सुपरवाइज़र ही एक वे होता है जो एम्प्लॉइज़ को और ऑर्गेनाइजेशन में कांटेक्ट बनाए रखता है, ठीक है। और जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, सुपरवाइजर इज़ द वन हु गिव ऑर्डर टू हिज सबऑर्डिनेट असाइनिंग दोज जॉब्स, हायर्स, डिसमिस एज वेल एज टेक डिसिप्लिनरी एक्शन। कोई भी एक्शन भी ले सकता है वर्कर के रिगार्डिंग। अगर कोई काम में दिक्कत है या प्रोडक्शन सही नहीं हो रही, कोई एम्प्लॉय काम अच्छे से नहीं कर रहा, तो सुपरवाइज़र कोई भी डिसीजन ले सकता है इसके रिलेटेड। तो हम आगे चलते हैं। जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन है उसकी दो टाइप्स है हमारे पास। फर्स्ट है प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड है डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हमारे पास है प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हम देख रहे हैं एक्टिविटीज़ एट ए पार्टिकुलर लेवल आर आइडेंटिकल।
मतलब क्या है भी, किसी भी डिपार्टमेंट में जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ है तो उनका एक ही काम है। अगर प्रोडक्शन करनी है तो प्रोडक्शन ही है। जैसे हम बात करते हैं हमारे कॉलेज की, हमारे पास मैकेनिकल डिपार्टमेंट है। मैकेनिकल डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट का हेड है, एचओडी सर है, और उनके अंडर नंबर ऑफ़ लेक्चरर्स है। तो काम तो सभी ने वो मैकेनिकल का ही करना है। ऐसा तो नहीं कोई लेक्चरर कंप्यूटर का काम कर रहा है और एचओडी सर इलेक्ट्रिकल का काम कर रहे हैं। डिपार्टमेंट बन गया लेकिन वो एक प्योर लाइन है, काम उन्होंने अपने ही लेवल का करना है, अपने ही डिपार्टमेंट का करना है, तो उसे बोलेंगे प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन। तो सेकंड है हमारे पास डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन। डिपार्टमेंटल, ये एक पॉइंट अपना नाम शो कर रहा है, डिपार्टमेंट बनाना मतलब ऑर्गेनाइजेशन में आगे नंबर ऑफ़ डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं वर्कशॉप में। तो नंबर ऑफ़ वर्कशॉप में नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ है, तो नंबर ऑफ़ सुपरवाइज़र होंगे फिर वर्कशॉप में। तो मान के चलो एक सुपरवाइज़र के अंडर 5 वर्कर है, तो पाँचों का जो काम है लेथ का है तो वो लेथ का काम करेंगे। और दूसरा सुपरवाइज़र है उसने मिलिंग के ऊपर काम करना है, तो उसके जो वर्कर है वो मिलिंग का काम ही देखेंगे, उन्होंने लेथ में इंटरफेरेंस नहीं करनी, या लेथ वालों ने मिलिंग में इंटरफेरेंस नहीं करनी, वेल्डिंग वालों ने लेथ में इंटरफेरेंस नहीं करनी। नंबर ऑफ़ डिपार्टमेंट बन जाएंगे लो लेवल पर, लेकिन उनका जो काम है अलग अलग है, तो उसे बोलेंगे हम डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन। तो हम आगे चलते हैं। लाइन ऑर्गेनाइजेशन की सम एडवांटेज है हमारे सामने। जैसे फर्स्ट है, इट इज़ सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड बाय द मेंबर्स ऑफ द एंटरप्राइज। लाइन ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे प्रॉपर चेन में काम होता है, तो किसी भी काम को इंटरप्रेट करना, अंडरस्टैंड करना एक सिंपल वे है। क्विक डिसीजन कैन बी टेकन, सेकंड है हमारे पास, क्विक डिसीजन कैन बी टेकन। कोई भी डिसीजन लेना है तो क्विकली लिया जा सकता है, किसी के भी रिगार्डिंग, प्रोडक्शन के रिगार्डिंग लेना है, किसी एम्प्लॉय के रिगार्डिंग लेना है। थर्ड है, इट प्रोवाइड्स ए क्लियर कट डिवीज़न ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे क्लियर कट अथॉरिटी दे देता है किसी भी काम के लिए, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन इज़ ईजी, डिसिप्लिन ईजिली मेंटेन हो जाता है क्योंकि सुपरवाइज़र के पास भी पावर है, अपने अंडर जो उसका एम्प्लॉई है उसको निकालना है, रखना है, कैसे काम लेना है। तो एम्प्लॉय भी डरेगा भी मेरी छुट्टी ना कर दे, ठीक है, तो डिसिप्लिन में काम होगा। एडवांटेज के साथ साथ इसकी सम लिमिटेशंस भी है, उसको हम स्टडी करते हैं। जैसे फर्स्ट है, दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट सुटेबल फॉर कम्प्लेक्स एंड लार्ज एंटरप्राइजेस। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, जो लार्ज एंटरप्राइजेज है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे मारुति है, टाटा है, ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है, तो इसमें काम करने के लिए लाइन ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं करेगी, उसमें थोड़ा कम्प्लेक्स है। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ चाहिए उसमें, तो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉई, उनकी कैपेबिलिटी, स्टडी, उनका एक्सपीरियंस अलग होगा, तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन उसमें काम नहीं करेगी। तो सेकंड है, एग्जीक्यूटिव्स बिकम ओवरलोडेड विद टू मैनी ड्यूटीज़। जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स है, जैसे एक सुपरवाइज़र है, सुपरवाइज़र की टू मैनी ड्यूटीज़ बन गई, उसने वर्कर्स को भी देखना है, काम भी देखना है, प्रोडक्शन भी देखनी है, डिज़ाइन भी देखना है, उसने फिनिश्ड प्रोडक्ट भी देखना है, तो ड्यूटीज़ ज़्यादा बन गई, ठीक है, तो वो उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ये काम हो गया तो हम आगे चलते हैं। ये समझ आ गया आपको। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड है, उसका पॉइंट है स्ट्रक्चर का, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हमने बात की थी लाइन ऑर्गेनाइजेशंस की सम लिमिटेशंस है, लार्ज और कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन में वो प्रॉपर काम नहीं करता, तो उसके लिए हमारे पास है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हमने फर्स्ट लिखा है, टू रेक्टिफाई द वीकनेस ऑफ लाइन टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, F.W. टेलर suggest a functional organization at the level of foreman. Functional organization as conceived by Taylor is a line type of organization with a difference that foreman and the immediate supervisors are replaced by 8 categories. इसमें हम बात करते हैं जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है, अकॉर्डिंग टू फंक्शन सुपरवाइज़र और वर्कर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है डिपार्टमेंट्स में, और उसमें सम एक्सपर्ट्स भी आ जाते हैं, कुछ नए वर्कर भी आ जाते हैं, सम एजुकेशन टाइप पे भी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। जैसे इसने बात की है शॉप फ्लोर की और ऑफिस के काम की, उसने सम वर्कर्स को शॉप में काम करना दे दिया और सम वर्कर्स को ऑफिस में दे दिया।
तो ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन बन गया। तो इसमें हम बात करते हैं, ईच ऑफ दीज फोरमैन हैज़ टू बी इन चार्ज ऑफ फंक्शन, फॉर एग्जांपल एक्टिविटी ऑफ ग्रुप ऑफ रिलेटिव एक्टिविटीज़। This setup permit and individual foreman in charge of each function to specialized in, or the enterprise could employ specialists। और इसमें जैसे हमने बात की है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन रिप्लेस करती है लाइन ऑर्गेनाइजेशन को, जो हम इसको बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ कर सकते हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है, उसमें कुछ एक्सपीरियंस्ड भी है, कुछ नए भी है काम करने के लिए, और कुछ लोग ऑफिस में भी काम करेंगे। तो उनकी कैटेगरी बना दी अकॉर्डिंग टू उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग, काम करने के तरीके के अकॉर्डिंग हम बोल दें, या उसकी स्टडी के अकॉर्डिंग बोल दें। तो वो अपना अपना काम करेंगे, तो उसे बोल देंगे फंक्शनल ऑर्गेनाइज, मतलब अकॉर्डिंग टू फंक्शन काम करना, जो फंक्शन उनको मिल गया उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। जैसे डायग्राम में आप देख सकते हो, जर्नल मैनेजर है, उसका एक मेन फंक्शन है, उसने सिर्फ सुपरविज़न करनी है। सुपरविज़न किसकी करनी है? जो नंबर ऑफ़ मैनेजर उसके नीचे आगे, जैसे हमने पढ़ा था, सेल्स मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर है, जहाँ कोई फाइनेंशियल मैनेजर है, मटेरियल मैनेजर है, जो भी है। और उसके बाद उसने देखा सुपरिटेंडेंट। सुपरिटेंडेंट ने क्या देखा? वर्क एंड रूट क्लर्क। टाइम देखा उसने, टाइम एंड कॉस्ट क्या आ रही है। इंस्ट्रक्शन कार्ड देखा, जहाँ आप इस डायग्राम में क्लियरली देख सकते हो। तो ऐसे एक चेन में काम होगा अकॉर्डिंग टू फंक्शन। तो आगे चलते हैं हम। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की सम एडवांटेजेस है, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपर्ट नॉलेज। जैसे हमने बात की है, फंक्शन दिया गया है किसी भी एम्प्लॉय को अकॉर्डिंग टू हिज नॉलेज, अकॉर्डिंग टू हिज स्टडी। उसकी एक्सपर्ट किस काम में एक्सपर्ट है, लेथ में है या मिलिंग में एक्सपर्ट है, उसके अकॉर्डिंग काम दे देना, तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है। सेकंड है, इट रिलीव्स द लाइन एग्जीक्यूटिव्स ऑफ स्पेशलाइज्ड डिसीजन। ठीक है। थर्ड है, क्वालिटी ऑफ वर्क इज़ बेटर। काम अपने आप ही अच्छा आएगा अगर कोई एक्सपर्ट काम पे लगा है। ऐसा तो नहीं ना किसी को भी काम पे लगा दिया। लेथ में जो आदमी एक्सपर्ट है उसको लेथ में लगाया, जो मिलिंग में एक्सपर्ट है उसको मिलिंग में लगाया। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, एक्सपर्ट्स एट वेरियस लेवल्स reduce the number of accidents and wastage of material, man and machine hours। अगर कोई एक्सपर्ट किसी मशीन के ऊपर काम करेगा तो एक्सीडेंट नहीं होगा। ठीक है। वेस्टेज ऑफ मटेरियल नहीं होगी। रॉ मटेरियल अगर वेस्ट गया तो वो क्या है? कॉस्ट ऑफ मनी है। मटेरियल मनी से आएगा, जो वेस्ट मटेरियल है वो है कॉस्ट ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ मनी। तो मैन मशीन आवर बचेंगे, जल्दी काम हो जाएगा। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉई, नंबर ऑफ़ वर्कर कम चाहिए उस काम को करने के लिए। ठीक है। तो इसके साथ साथ इसकी सम लिमिटेशंस भी है जिसको हम इसमें स्टडी करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास, देयर विल बी मच एक्सपेंडिचर इन कोऑर्डिनेटिंग दी एफर्ट्स ऑफ वेरियस फंक्शनल फोरमैन। अगर कोई एक्सपर्ट काम करेगा तो उसका खर्चा भी ज़्यादा आएगा। ठीक है, उस काम को करने के लिए, क्योंकि वो एक्सपर्ट है, उसने अपने हिसाब से पैसा लेना है। सेकंड है, द इनएबिलिटी टू लोकेट एंड फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज में लीड टू इनडिसिप्लिन। अगर कोई आदमी 2 साल के लिए, 4 साल के लिए लेथ ऊपर ही काम करेगा, जहाँ कोई आदमी मिलिंग के ऊपर ही काम करेगा, उसके पास एक तरह का डिज़ाइन है, एक तरह के काम है, डेली आएगा एक काम करेगा चला जाएगा, तो उसमें क्या है, उसकी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ सकता है, इनडिसिप्लिन हो सकता है आफ्टर सम टाइम, क्योंकि वो डिप्रेस्ड हो सकता है, स्ट्रेस में आ सकता है। ठीक है। तो थर्ड है हमारे पास, ओवरलैपिंग अथॉरिटी में क्रिएट फ्रिक्शन बिटवीन वेरियस एग्जीक्यूटिव्स। ओवरलैपिंग हो सकती है काम की। अगर हमारे पास कोई नया डिज़ाइन आ गया तो हमारे पास तो एक्सपर्ट किसी और काम के है, तो फिर कैसे करेंगे? तो ये उसकी एक लिमिटेशन हो सकती है। फोर्थ है, वर्कर्स डू नॉट गेट चेंज टू यूटिलाइज इनिक्विटी इनिशिएटिव्स एंड ड्राइव्स। तो वर्कर अपने आप को चेंज करने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, ये उसकी लिमिटेशन है। ऑल अराउंड एग्जीक्यूटिव्स कैन नॉट बी डेवलप्ड इन ए सेटिस्फैक्ट्री वे। और कोई भी आदमी अपने काम से सेटिस्फाई नहीं होगा। जैसे हमने बात की है, अगर कोई आदमी 2 साल के लिए एक ही काम करेगा, कोई आदमी अपनी सैलरी से सेटिस्फाई नहीं हो सकता, कोई अपनी जॉब से नहीं सेटिस्फाई हो सकता, तो ये सब उसकी लिमिटेशंस भी आ सकती है। अगर उसकी कुछ एडवांटेज है तो उसकी लिमिटेशंस भी है। तो नेक्स्ट है हमारे पास
लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड पॉइंट है हमारा। तो इस स्ट्रक्चर में उन्होंने दोनों को कंबाइन कर दिया, लाइन ऑर्गेनाइजेशन को और फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन को। जो दोनों की एडवांटेज थी उनको मिक्स कर दिया, लिमिटेशंस थी दोनों के उनको रिमूव कर दिया। जैसे अगर कोई लाइन ऑर्गेनाइजेशन है वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हो सकती तो उसको बड़ी में ले आए। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉम्प्लेक्स है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होती थी तो उसको लाइन में मिक्स कर दिया। तो दोनों की एडवांटेजेस उन्होंने यूज़ कर ली। जैसे अगर लाइन ऑर्गेनाइजेशन का आदमी एक तरह का काम करेगा, लाइन में काम होगा, डिसिप्लिन से काम होगा। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में हमने पढ़ा था कोई भी आदमी एक्सपर्ट है किसी एक काम के लिए। जैसे किसी ने डिज़ाइनिंग करनी है या किसी ने प्रोडक्शन करनी है, तो उन्होंने क्या किया, दोनों की फ़ीचर को मिक्स कर दिया है। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, उन्होंने जैसे देखा अभी जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है और लाइन ऑर्गेनाइजेशन है दोनों को एडवर्टाइजमेंट की एबिलिटी दे दी, प्लानिंग की दे दी, मार्केटिंग करना का भी देख लिया। तो दोनों को मिक्स करके उन्होंने उसके दोनों के बेनिफिट्स से यूज़ कर लिए। तो हम आगे चलते हैं। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, इन दिस वे द एडवांटेजेस ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड यूटिलाइज्ड विदाउट इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो जो हमारे पास स्पेशलाइज्ड है वर्कर, स्पेशलाइज्ड वर्कर है किसी काम के, उनकी भी हमने जो एबिलिटी है, जो एफिशिएंसी है, यूज़ कर ली इसमें। जैसे लाइन एग्जीक्यूटिव रिटेन सुप्रीम अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर द वर्क ऑफ देयर सबऑर्डिनेट्स वेयर द फंक्शनल एग्जीक्यूटिव रिलीव दैम ऑफ रिटेन स्पेशलाइज्ड वर्क। जैसे हमने लाइन ऑर्गेनाइजेशन की एक लिमिटेशन पड़ी थी भी, किसी भी वर्कर के ऊपर एक ओवरलोड काम आ जाता है जब वो दोनों तरफ के काम देखता है, डिज़ाइनिंग भी देखनी है। तो इसमें क्या है भाई, जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन की लिमिटेशन है उसको रिसॉल्व कर दिया उन्होंने, वो सॉल्व होगी। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के जो एक्सपर्ट है उनकी नॉलेज भी आ गई, जो वर्कर्स है तो वो भी अपना काम उस एक्सपर्ट की मदद के साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अब इसकी सम एडवांटेजेस है। जैसे फर्स्ट है हमारे पास, इट मेक्स द प्रोविज़न फॉर स्पेशलिस्ट एट वेरियस लेवल्स। इसकी मेन एडवांटेज है, जो स्पेशलिस्ट है उसको हमने नंबर ऑफ़ पोजीशंस पे काम पे लगा दिया। ठीक है, तो उसके साथ क्या होगा, जो वर्कर उनके अंडर काम करेंगे तो स्पेशलिस्ट की मदद के साथ काम होगा, प्रोडक्शन भी अच्छी आएगी, फिनिश्ड प्रोडक्ट भी अच्छा आएगा, वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल नहीं होगी। तो सेकंड है हमारे पास, लोड ऑन ऑलरेडी ओवरलोडेड लाइन एग्जीक्यूटिव इज़ रिड्यूस्ड। जैसे हमने पीछे बात की है, जो लोड था वर्कर्स के ऊपर लाइन ऑर्गेनाइजेशन में वो रिड्यूस हो गया। और थर्ड है हमारे पास, द अथॉरिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स ओवर देयर सबऑर्डिनेट्स particularly remains same through the activities of the line executives decrease। जो नंबर ऑफ़ ड्यूटीज़ थी लाइन ऑर्गेनाइजेशन के वो कम हो गई। जैसे हमने लास्ट पॉइंट में बात की है अभी, ओवरलोड था वो रिड्यूस हो गया उसका। ठीक है, दी कन्फ्यूज़न ऑफ फंक्शनल और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ अवॉइडेड। अगर कोई कम्युनिकेटर अच्छा नहीं हुआ, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो इसमें वो भी रिड्यूस हो गई। और हमने बात की थी, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन फिर ही बन सकती है अगर उनमें प्रॉपर कम्युनिकेशन है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है, प्रॉपर कोऑपरेशन है उनमें। ठीक है, तो ये इसकी मेन एडवांटेजेस है। और नेक्स्ट हमारे पास इसकी सम लिमिटेशंस भी है। जैसे हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है, हम देख रहे हैं फर्स्ट में, टू सम एक्सटेंट द प्रेस्टाइज ऑफ द लाइन एग्जीक्यूटिव्स सफ़र सिंस देयर वर्क इज़ ऑलरेडी प्लान्ड एंड मैनी डिसीजंस आर ऑलरेडी मेड फॉर देम। कई बार ऐसा होता है अभी कोई भी वर्कर काम कर रहा है, उसके लिए काम एक फिनिश नहीं हुआ दूसरा काम आ गया, दूसरा फिनिश नहीं हुआ तीसरा आ गया, तो वो फिर उसका चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, जहाँ हम देखते हैं अभी वो स्ट्रेस में आ जाता है, यार मेरा एक काम नहीं ख़त्म हुआ, दूसरा मेरे लिए पहले से ही प्लान्ड है। ठीक है, तो ये उसकी एक लिमिटेशन है। तो काम में फिर हम बात कर सकते हैं भी दिक्कत आ सकती है उसके लिए। ठीक है, तो सेकंड है हमारे पास, ओरिजिनल इनिशिएटिव्स ऑफ द लाइन एग्जीक्यूटिव्स इन थ्रू एंड एक्शन इज़ लॉस्ट ड्यू टू देयर डिपेंडेंस ऑन स्टाफ एक्सपर्ट्स। इसकी एक लिमिटेशन ये भी है भी, अगर कोई भी वर्कर स्ट्रेस में है, जहाँ वो काम अच्छे से इंटरेस्ट से नहीं करेगा, तो वो स्टाफ मेंबर क्या है रिलीव कर सकता है।
और ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम बोल सकते हैं कि उसका काम रुक भी सकता है। अगर कोई एक्सपर्ट चला गया तो वो मशीन कौन चलाएगा फिर उसकी जगह। ठीक है, जैसे हमने फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन को इसमें मिक्स किया है, एक्सपर्ट चला गया तो काम रुक गया, तो ये उसकी एक लिमिटेशन है, लॉस हो सकता है। थर्ड है हमारे पास द फंक्शनल एग्जीक्यूटिव्स मे बी इन इफेक्टिव फॉर द लैक ऑफ अथॉरिटी टू सी इट्स रिकमेंडेशंस बीइंग कैरिड आउट। और इसकी एक लिमिटेशंस भी है। अभी जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में हमने बात की थी, जो एक्सपर्ट्स है, ठीक है, उनके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, वो अपना काम करेंगे, अपने तरीके से करेंगे। लेकिन इसमें हमने मिक्स कर दिया लाइन को, तो लाइन में उनको एक लाइन में एक चेन में काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर उनके पास एक फीडबैक नहीं आती अपने काम की। ठीक है, वो क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं रहती। जैसे हमारे पास फोर्थ पॉइंट है, प्रोडक्ट कॉस्ट में इंक्रीज बिकॉज ऑफ हाई सैलरीज ऑफ फंक्शनल एग्जीक्यूटिव्स। जो एंड प्रोडक्ट निकलना है उसका जो प्राइस है तो उसकी प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग ही फिक्स होना है कि कितना खर्चा है। एम्प्लॉय की सैलरी भी फिर प्रोडक्ट ने मार्केट में सेल होकर ही निकालनी है। तो अगर हम ज़्यादा एक्सपर्ट्स रखेंगे, ज़्यादा एक्सपर्ट्स को जॉब देंगे तो प्रोडक्ट का प्राइस तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास मॉडर्न इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। जो आजकल बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर यूज़ होती है वो है मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की है। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, क्रिटेन मॉडिफिकेशंस वर इंट्रोड्यूस इन लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ए मॉडर्न सिस्टम वर डेवलप्ड। मॉडर्न सिस्टम में क्या है, ऑफिस का जो वर्क है वो सेपरेट है। ऑफिस का वर्क देखना है मैनेजर ने, जर्नल मैनेजर है वो टॉप मोस्ट पोजीशन पर है, और जर्नल मैनेजर ने अपने नीचे जो मैनेजर देखने हैं, सेल मैनेजर है, अकाउंटेंट है या फैक्ट्री मैनेजर है, अलग अलग मैनेजर असाइन कर दिए और उनके अलग अलग काम है। सेल वाले ने सेल का काम देखना है, और जो अकाउंटेंट है उसने फाइनेंशियल देखना है, और जो फैक्ट्री मैनेजर है उसने प्रोडक्शन देखनी है। और उन्होंने लिंक रखना है जर्नल मैनेजर के साथ और अपने जो नीचे वाले एम्प्लॉयज़ है, जैसे सुपरडेंट हो गया या सुपरवाइज़र हो गया, उनके साथ कांटेक्ट रखना है। जैसे हम देख रहे हैं, द चीफ अकाउंटेंट हैंडल्स द फाइनेंशियल मैटर ऑफ इंडस्ट्री and the chief sales manager work to promote the sales of the product, or the factory manager has the authority by which the production engineer has to undertake the designing and testing work in the industry, or the factory superintendent is responsible for the control and supervision। तो जनरल मैनेजर ने अलग अलग ड्यूटीज़ असाइन कर दी। जो चीफ अकाउंटेंट है उसकी फाइनेंशियल की ड्यूटी है, और जो चीफ सेल है, सेल्स मैनेजर है, उसकी सिर्फ प्रोडक्ट को प्रमोट करना, उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी और मार्केट में उतारना, उसकी सिर्फ यही ड्यूटी है। और जो फैक्ट्री मैनेजर है उसने प्रोडक्ट की प्रोडक्शन देखनी है, डिज़ाइन देखना है और टेस्टिंग देखनी है। और उसके आगे सुपरवाइज़र, सुपरिटेंडेंट, सुपरिटेंडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोडक्शन को कंट्रोल करना और सुपरविज़न करना, और उसने अपना जो मैसेज है जर्नल मैनेजर तक पहुँचाना है। सभी मैनेजर ने कॉन्टैक्ट रखना है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ और अपने जर्नल मैनेजर के साथ। और ये आपका लेक्चर समाप्त हो गया। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू, और होप है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।